फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे पावर जनरेशन से रेलिवेंट सारे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। एक रेक्टाइन साइक्लियर ये पड़ा हुआ है, ये टोटली इट्स अ मिनी पावर प्लांट, ठीक है। एक ही हमारे पास 2 शाफ्ट गैस टरबाइन पड़ी है, ठीक है, ये भी एक किस्म की पावर प्लांट ही है, ठीक है। ये हमारे पास स्टीम मोटर सेट पड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या है, सिंगल सिलेंडर स्टीम पावर प्लांट, स्टीम इंजन लगा हुआ, वो देखो ऊपर, उसके बारे में देखो, ठीक है। तो यही सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट थी, आप मल्टी टरबाइन टेस्ट बेंच पढ़ेंगे ऊपर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल की लैब। उसके बाद ये हमारे पास एक बैक साइड एक्सटेंशन की बैक साइड का आपने ग्रीन से वो देखा हुआ, बॉयलर से लगा हुआ, ठीक है, उसके साथ एक टरबाइन ऐड है, तो वो भी इटसेल्फ पावर प्लांट है, ठीक है। सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर प्लांट होता क्या है, कोई बता सकता है एनीवन, व्हाट इज पावर प्लांट? सर लार्ज स्केल पावर जिधर प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पावर से मुराद इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नॉट अ मैकेनिकल पावर, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। दो तरह की पावर होती है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर। क्या फर्क है इसमें? सर रिएक्टिव हम यूज नहीं कर सकते, एक्टिव हम यूज कर सकते एक्टिव पावर यूज करते हैं। हैं। यस सर। कैसे बनती है पावर, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? सर एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट एंड वी हैव कितनी टाइप्स की वो एनर्जी होती है, किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? करते हैं। सर हाइड्रो है, स्टीम है, थर्मल या गैस, हाइड्रो होगी। हाइड्रो तो आपको क्लियर होगा काफी हद तक, ठीक है। यस तो सर। ये सारी प्रोसेस है। दैट मींस कि आउटसोर्स क्या हमारा है, हमने क्या प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई शाफ्ट हो सकती है, ठीक है। बेसिकली एक शाफ्ट हमने रोटेट करवानी, वो शाफ्ट किसी टरबाइन की भी शाफ्ट हो सकती है, वो शाफ्ट किसी इंजन की भी शाफ्ट हो सकती है, और वो शाफ्ट कोई और भी हो सकती है, किसी बॉयलर से ऑपरेटिंग करवा, ठीक है। सो बेसिकली क्या चीज हम बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं। तो ये पावर जनरेशन प्लांट है, ये छोटा सा प्लांट आपके सामने है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल अगर आपने पावर प्लांट को विजिट किया हो, या आपके सामने पिक्चर्स लगी हुई है पावर प्लांट्स की, थर्मल पावर प्लांट्स की, ठीक है। और ये पाकिस्तान की है, ये इट्स अ ह्यूज साइज, ठीक है। सिस्टम एक होता है, लेकिन उसके साथ एक्सिलरी सिस्टम जो होता है वो क्या होती है, वो चीजें ज्यादा होती है। दैट मींस इसके साथ कॉम्बिनेशन सेट, हीटर, स्टीम हीटर, बूस्टर यूनिट, ये सारा कुछ इसके साथ बैकअप पे लगा होता है, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पावर प्लांट की सबसे इनिशियल चीज क्या होती है। नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या चीज मैटर करती है किसी भी पावर जनरेशन के लिए? साइट मैटर। सबसे पहले उसका लेआउट, लिखते जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। लेआउट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर जगह पे पावर प्लांट नहीं लगा सकते, हाथ से लिखते हैं, मोबाइल छोड़ दें, हाथ से लिखते हैं। और वो लेआउट, जैसे कि कोई डैम है, अगर कानपुर डैम की मैं बात करूं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि पावर प्लांट एक सीख लिया आपने बच्चे तो वो सारे रिलेट करते हैं। और किसी एक पावर प्लांट में चले जाएं, छोटे या बड़े पे, पावर प्लांट में प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप दुनिया में किसी जगह पे भी चले जाएंगे तो जाके सीख लेंगे। ये जो पावर प्लांट जिसकी बात कर रहे हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, सऊदी अरेबिया में, कतर में, बहरीन में, ठीक है, और फिनलैंड में, अमेरिका में, हर कंट्री में ये पावर प्लांट्स लगे हैं जिसमें रिक्लाइन साइकिल है, जिसमें फंक्शन रिक्लाइन साइकिल है, किसी में ऑटो साइकिल है, ठीक है। तो इसकी जॉब्स भी बड़ी अच्छी हैं और हाईली पेड इंजीनियर है। मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करूँ, आई हैव ग्रेटर एक्सपीरियंस, ये सारे पावर प्लांट्स जहाँ पे मैंने काम किया उसका एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है, ये फायर खर्च लगा। तो मैं थोड़ा सा आपको इस बता दूं कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है कि आपके सारी डिग्री कोर्सेज कवर हो जाते हैं, सारे के सारे, इस छोटे से लाइक तो छोटा सा रहा है लेकिन इट्स अ ह्यूज पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो नंबर 1 चीज थी कि उसकी लेआउट, ठीक है। लेआउट के बाद क्या डिपेंड करता है, लेआउट की अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो लेआउट ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहां पे कोई थ्रेट अवेलेबल ना हो, लिखते जाइए साथ पॉइंट, ठीक है। दैट मींस कि वो ऐसी लोकेशन पे हो जहां पे कोई अर्थक्वेक आ जाए तो वो डैम टूट ना जाए, ठीक है। दैट मींस कि कोई ऐसी कोई थ्रेट, कोई पॉलिटिकल थ्रेट हमारे पास है, और वो पॉलिटिकल, पाकिस्तान में वैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है कि जो हमारी जो सोर्सेज हैं, जो हमारी रॉ मटेरियल है, वो हम क्या करें, हमारे पास एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचे, ठीक है। अगर डैम की बात करें तो रास्ते में कोई ऐसी हर्डल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्ली पानी स्टोर्ड होना चाहिए, उसकी लोकेशन ऐसी हो कि जहां पे रिन्यूएबल वाटर ज्यादा से ज्यादा पानी आ सके, ठीक है। तो इसी तरह जब इसकी बात करेंगे, दैट मींस कि इसका कोई पीछे बैकअप पे कोई सोर्स है, कोई कोल हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, समझ आ रही, कोई फ्यूल हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो उसके लिए भी प्रॉपर एक चीज होती है जो वर्ड यूज करते हैं, इसका रिजर्वायर, लिख लें
पता है रिजर्वायर क्या होते हैं जहाँ पे स्टोरेज वो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें फॉर दिस, तो क्या चीज आपके पास होगी, या तो गैस के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स आपको चाहिए, दैट मींस कि गैस इतनी ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए कि वो आपके पास क्या हो कि आप उसे यूटिलाइज करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है। ऐसा नहीं कि जनाब खत्म होगी तो बंद तो फिर उसे चला दें, ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूस साइकिल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बच्चे हम कि अगर कोल की बात करें तो दैट मीन्स कि वो कोल का एरिया इतना ज़्यादा स्टोर्ड हो कि हम क्या करें कि कोई ऐसा थ्रेड आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारे पास बैकअप पड़ा हो कि हमारा जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली रहे, ठीक है। इस तरह फ्यूल की मैं बात करूँ तो एक पावर प्लांट में जो फ्यूल टैंक है, लेट्स सपोज कि इसकी मैं बात करता हूँ जिसके पीछे इंजन लगे हुए हैं, वो मैन इंजन लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो एक छोटा टैंक होता है जिसे कहते हैं, सबसे पहले होता है डे टैंक, फिर सेटलिंग टैंक, और फिर क्या होता है कि ऑपरेशनल टैंक होता है। सबसे छोटा जो डे टैंक या सेटलिंग टैंक है उसमें 11 लाख टन ऑफ लीटर्स ऑयल आता है, लिख ले जल्दी से, 11 लाख टन ऑफ लीटर्स ऑयल। तो आप खुद इमेजिन करें कि वो एक जो टैंक है पूरे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के साइज है, ठीक है। और कौन सा ऑयल यूटिलाइज करते हैं वो डिपेंड करता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो चीप चीज है, वो सबसे ज्यादा जो चीप क्वांटिटी में ऑयल अवेलेबल है वो है फर्नेस ऑयल, जिसे कहते हैं HFO। सो नंबर वन चीज क्लियर हुई जी, लेआउट। सेकंड चीज क्या थी उसकी, स्टोरेज, ठीक है। अब स्टोरेज के बाद क्या चीज है हमारे पास, डिपेंड करता है कि वो शाफ्ट को रोटेट करवाने का प्रोसेस क्या है, कोई बॉयलर लगा हुआ है, कोई इंजन लगा हुआ है, या फिर क्या चीज लगी हुई है, ये चीजें आपको मैटर करती हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव बॉयलर, ठीक है, बॉयलर की इटसेल्फ अ केस स्टडी है। अगर आप बॉयलर को स्टडी करें, इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये पावर प्लांट का हिस्सा है, रनटाइम साइकिल का हिस्सा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बॉयलर क्या होती है, बॉयलर डोजिंग क्या होती है, बॉयलर में इंडक्शन कैसे की जाती है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे बबल फॉर्मेशन होती हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, इसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे का लेक्चर चाहिए सिर्फ बॉयलर के लिए, ठीक है। और बॉयलर के लिए स्पेसिफिक एक सर्टिफाइड इंजीनियर होता है, ठीक है। आप इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास कमांड होती है तो एटलीस्ट आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस इंजीनियर को कंट्रोल करते हैं, ताकि क्या हो गया आपका प्रोसेस स्मूथ हो। तो जब आपके पास स्टोरेज होगी, दैट मींस कि वो कंटिन्यूस सप्लाई है। फिर आपने देखा जी बॉयलर है, बॉयलर की आप इंस्पेक्शन करेंगे, दैट मींस कि इसकी रिक्वायरमेंट भी होगी हमारे पास। और इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, बॉयलर के अंदर क्या चीज जाती है, पानी, लिखें जल्दी से, वाटर। और कौन सा पानी होता है ये, अरे जल्दी से बताइए, एनीवन, पानी कौन सा होता है जो पावर प्लांट में यूटिलाइज करते हैं हम, आर वाटर, गुड, किसने बताया, वेरी गुड। सो लिखिए क्या होता है आर वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है कि इसमें सॉल्ट्स और कंटामिनेंट्स निकले होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे तो ये उड़ा देगा यार इसकी फेंस को, इसको अंदर डिस्टर्ब कर देगा, बार बार कटिंग क्रिएट करेगा, ठीक है जी। तो क्या प्रोसेस जी, इसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट मींस के 500 लीटर इसमें डालते हैं, ठीक है। किसी जगह पे 300 लीटर डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जहां पे आपकी मैनुअल में लिखा हो कि इतना पानी इसमें डाल सकता है, ठीक है। हमारे पास एक ये बीकर पड़ा हुआ बैक साइड पे मैं दिखाता हूं। हम क्या करेंगे, वाटर इसमें फिल अप करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 3000 ml लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो हम कोशिश करते हैं 5 लीटर का है बॉयलर, तो हम इसमें 5 लीटर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। जब वाटर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑटो इग्निशन है, ठीक है। जब हमने इसको स्टार्ट करना है, ऑन करना है, उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑटो में कुछ मिनट बाद, कम से कम 1-1.5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये बॉयलर इसका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब वो देखेगा इसका लेवल ड्रॉप, और लेवल कैसे मेंटेन होगा, हम यहाँ से पता चलता है कि गेज जो लगी है बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको हाफ गेज ग्लास तक फिल अप करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं फिल अप करते, हाफ गेज तक। तो हमें ये इंडिकेट कर देता है, दैट मींस कि इस दोनों के दरमियान जो वाटर जाता है, दैट मींस कि ये क्या हो गया, फिल अप हो गया, ठीक है। बाकी वो कुछ लेवल है वो स्टीम का लेवल है, जब आपकी स्टीम जनरेटर से स्टोरेज के बाद हमने क्या किया, पानी भेज दिया, वाटर, ठीक है। और अगेन आपको ये पता है कि स्टिल ये वाटर जो है कंटिन्यूस साइकिल है, ठीक है, कि पानी आएगा, उसमें वाटर ने क्या किया, स्टीम जनरेट करता जाएगा, वो स्टीम फिर आगे जाएगी, फिर आगे से क्या होगा, फिर दोबारा पानी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा बॉयलर है, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी 20 टन 40 टन का बॉयलर होता है, ठीक है, अच्छी खासी कैपेसिटी के बॉयलर है। और आपको पता है कि वो इतनी कैपेसिटी का बॉयलर है तो उसके अंदर पानी भी इतना ज्यादा जाता है। और 1 टन कितने केजी का होता है, 1000 kg। तो खुद इमेजिन करें 20,000 लीटर, 30,000 लीटर,
ठीक है जी, 30,000 kg समथिंग वो आपके पास पानी आएगा। जब बॉयलर के पास चलेंगे, आपने पानी इसको भेज दिया, उसके बाद क्या करेंगे, वी हैव सर्टेन टेम्परेचर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड मैनुअल आपको मिल जाएगा। हमने जहाँ से मेंटेन करना है, ठीक है, जितने बार प्रेशर यहाँ पे मेंटेन होगा, दैट मींस उसकी बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। बॉयलर ने क्या किया, स्टीम जनरेट करना शुरू कर दी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 40 psi पे हमने कट डाउन करना है, समझ आ रही मेरी बात, कि जैसे इसका प्रेशर 40 psi पे जाएगा, इट मींस कि इसकी स्टीम जनरेशन शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ये सारे का सारा प्रोसेस बेटे कंट्रोल कर रहा होता है पीछे सारा SCADA सिस्टम, पढ़ा कभी आप लोगों ने SCADA सिस्टम, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है ये सारा। आपको किसी भी मैनुअल को, किसी भी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट आपने यहाँ से बटन ऑन कर दिया, उसने बेसिकली हर चीज को बैलेंस कर देना, खुद मेंटेन कर देना। यू कैन जस्ट नोट डाउन द फिजिकल इंस्पेक्शन आप बॉयलर की फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, उसके साथ पाइपलाइन है उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास स्टीम जनरेशन होगी, अब आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, हाउ मच क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द बॉयलर आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, समझ आ रही है मेरी बात। और उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए दैट मींस कि कोई आपके पास इलेक्ट्रिकल सोर्स लगा हुआ, कोई टरबाइन लगी है, टरबाइन के साथ क्या लगा हुआ, कोई जनरेटर लगा हुआ। सो बॉयलर से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, स्टीम। तो कौन सी टरबाइन लगी होगी यार, स्टीम टरबाइन। दिस इज टरबाइन, जिसे कह रहे हैं माइक्रो इंपल्स स्टीम टरबाइन, लिखिए जल्दी से, माइक्रो इंपल्स स्टीम टरबाइन, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ स्टीम, अब तीन तरह की स्टीम होती है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, सैचुरेटेड, सुपर हीटेड एंड कौन सी होती है, सब कूल, सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम। एंड व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ स्टीम, कितना टेंपरेचर होता है स्टीम का, 500 अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 तक भी जाता है, ठीक है। ये टेंपरेचर आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं। सो हम यहाँ पे क्या यूटिलाइज करते हैं कि जब हमें पता चल गया कि टेंपरेचर मेंटेन है, प्रेशर मेंटेन है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने ये सारा वायर नहीं खोलना, हमने क्या करना है कि उतनी क्वांटिटी में खोलना है जितने हमारे पास वोल्टेज और करंट क्या हो, प्रोड्यूस हो जाए। इट्स अ मिक्सचर, P is equal to VI, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितने एम्पेयर आ रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, उसके साथ हम वायर को ओपन करते जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितनी स्पीड में हम इस वायर को ओपन करेंगे, उतनी स्पीड से क्या होगा, इसकी स्टीम निकलेगी, बाहर आएगी। लेकिन अगेन मैंने बताया कि वो कंटिन्यूस साइकिल है, पीछे सारा पैरामीटर हमें मेंटेन करने हैं, ये नहीं कि जितनी स्टीम जनरेट की है वो सारी की सारी आगे यूटिलाइज हो जाए, पीछे से पानी ना आए, समझ आ रही मेरी बात। अब आपको पता है कि हमें स्टीम में क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, स्टीम का टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, और वो क्या होती है बेसिकली उसकी थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, कुछ परसेंट, लेट्स सपोज टू वी हैव 500 डिग्री सेंटीग्रेड और वो 500 जाके उस टरबाइन के साथ स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी परसेंट उसकी रिड्यूस होगी, 250 रिड्यूस होगी, 200 रिड्यूस होगी, स्टिल वी हैव 200, यस सर। समझ आ रही मेरी बात। तो अगेन क्या होगा कि जो लेफ्ट रह जाएगी, जो स्टीम हमारे पास बैक पे रह जाएगी, वो सारी की सारी किधर जाएगी, कंडेंसर के अंदर, ठीक है। अगेन वो पानी में कन्वर्ट होकर दोबारा हमारे पास किधर चल जाएंगी, बॉयलर, बॉयलर। ठीक है। अदरवाइज वो बॉयलर में नहीं जाएगी, तो वो फिर क्या करेगी, टरबाइन की किसी प्लांट में जो इसकी कूलिंग के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कि टरबाइन को बेसिकली क्या करना होता है, कूल भी करना होता है विद द हेल्प ऑफ कूलेंट्स, ठीक है। ये आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी चीज लगी हुई है अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो इस तरह की बड़ी प्यारी प्यारी शेप्स आपको मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड कूलिंग टावर, लिख लें। और इससे क्या करना होता है, इसमें वही स्टीम या वो पानी जो गर्म इंजन से निकल रहा होता है, वो स्टीम जो टरबाइन से आ रही होती है, उसको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर, पानी और लेके विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर उनकी हीट एक्सचेंज करवा के विद द हेल्प ऑफ दिस कूलिंग टावर क्या करना है, उसमें ठंडा कर देना, ठीक है। ताकि क्या हो कि हमें टन्स के हिसाब से पानी जमीन से लेना ना पड़े, ठीक है। और फैसलाबाद में अगर कोई आप में से है बेटे, तो वहां पे फैसलाबाद में, ये प्लांट फैसलाबाद का, ठीक है, तो वहां पे हर इंडस्ट्री में एक नहीं 5-5 6-6 बॉयलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो देखेंगे वो हर एक इंडस्ट्री जो है वो पानी को कितना पुल अप करेगी, ठीक है। और अगर मैं लाहौर की बात करूं, सियालकोट की बात करूं, तो हमने ये भी देखना है कि लेवल ऑफ वाटर, और यही वजह है कि शायद फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो सारी की सारी वो क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं सही वाले इंटरचेंज पे, इंडस्ट्री वहां से शहर से सारी हटा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने पानी के लेवल इतना बहुत नीचे, कम से कम 450-500 फीट बोर करे तो तब भी पानी नहीं मिलता हो। दूसरा कि सबसे ज़्यादा उसके पेशेंट भी वहाँ पे क्या है, हेपेटाइटिस के पेशेंट भी फैसलाबाद में, उसकी रीजंस भी ये है कि पानी वहाँ पे क्लियर नहीं है, पानी वहाँ पे टैप में जंग है, तो
सारा वो आलूदा पानी है, ना वो पी सकते हैं, फिल्टर वाटर नहीं है, इसी वजह से वो लोग प्रॉब्लम्स में। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर? छोटी सी चीजें हैं। नंबर 1 रेजर्वर लेआउट से पहले, ठीक है, उसके बाद स्टोरेज सिस्टम आपके पास, उसके बाद आपके पास आउटसोर्स है, लीटर्स में कितना मेंटेन करना है वाटर, फिर आपने बॉयलर को ऑपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, कितना टेम्परेचर, उसका प्रेशर, जब आपको लगे स्टीम जनरेट होगी, स्टीम को फ्लो करवाना है टू द स्टीम टरबाइन, और उसके बाद जो रिमेनिंग स्टीम रह जाएगी वो किधर जाएगी? कूलिंग टावर, और कूलिंग टावर से दोबारा किस में चली जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी? किसी भी प्लांट में जाए मेरे भाई, तो ये आपके पास ये इन्होंने रेड सा साइन किया हुआ, ये जो लाइनिंग होती है ये रेड सी इन्होंने की हुई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि हॉट लेंस है, हॉट टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो स्टीम की जहां पर भी लाइन होगी ना, तो वहां पर उसको कवर किया होता है रॉक वूल के साथ, देखा वो कपड़ा बांधा होता है उसके ऊपर, स्टीम की पाइपलाइंस होती हैं, कभी देखा आपने उसको पट्टियां की होती हैं ऊपर से जहां पे भी स्टीम की लाइन होती है, क्योंकि क्या होता है कि स्टीम इटसेल्फ वेरी डेंजरस, और अगर आप पावर प्लांट में इंटेंसिव करने जाते हैं कहीं जाते हैं तो वो आपको सिर्फ एक प्रिकॉशन देंगे, बेटे आपको नहीं पता कि स्टीम की लाइंस किधर है, लेकिन प्लीज अवॉइड इट। वो कोई आपको मैप देंगे, कोई लेआउट देंगे कि यार आपने स्टीम की लाइन से जरूर आपने अवॉइड करना है। ठीक है, जो मैश लगा हुआ बैक साइड पे कितनी मल्टीपल्स ऑफ लाइंस हैं, कितना मिक्सचर सा बना हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टीम की लाइंस होंगी। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये जस्ट टच द फिंगर दिस, ऐसे टच करके आप पीछे कर लें। इसकी बेस्ट एग्जांपल, घर में तवा होगा आपके, अगर वो हीट अप है, फुल हीट अप है, आप उंगली टच करें और पीछे रखें तो आपको अच्छी खासी जलन होती जाएगी, काफी देर तक जलन होगी। ठीक है, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि स्टीम की लाइनों से बचना है, आपने हर लिहाज से बचना है। आपने हाथ ऐसे लगा दिया तो ये स्किन पूरी की पूरी आपके उसके साथ टच हो जाएगी। ठीक है, एक दफा लाहौर में हुआ था ये प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट आया था, मैं थोड़ा सा आपको उसके सेफ्टी फैक्टर्स भी बता रहा हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट ने क्या किया कि बड़ा अपने लिहाज से एफिशिएंट था कि सर मैं ये कर लूँगा, मैं मुझे बस ड्राइंग दे देंगे। उसने मना किया था कि आपने इंजन की रेयर साइड पे नहीं जाना नीचे। तो यही बात हुई कि उसे नहीं पता था कि ऊपर वाली जो लाइन थी वो स्टीम की थी। ठीक है, वो कहीं बैठ के अपनी स्टडी करता है, स्टीम फौरन नहीं बताती है आपको, कहीं बॉडी पे टच हो ना, थोड़ी देर बाद आपको जलन शुरू होती है, बाहर जब टच हो जाए तो पता नहीं चलता कि स्टीम की लाइन पे थोड़ी देर बाद। यही बात है कि सर मैंने मना किया था कि आपने रेयर साइड पे नहीं जाना, और ये किया कि वो कहीं ट्रेस करते करते नीचे जनाब संप में चला गया, उसे नहीं पता, जब वो उठाया तो उसकी गर्दन ये बेसिकली टच हुई इसके पाइप के साथ। ठीक है, उसको ये नहीं पता। When he came to the workshop तो वहाँ पे देखा जनाब इसकी सारी गर्दन पीछे बैक साइड से चमड़ी इसकी उतरी थी। सो बी अवॉइड। तो ये पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे इटसेल्फ इस टरबाइन का साउंड भी है। ठीक है, इस बॉयलर का साउंड भी है, दैट मीन्स कि इस कूलिंग टावर का साउंड भी है। तो मस्ट यूज द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और वो कौन कौन सी चीजें आपके पास? नंबर 1 ओवरऑल होनी चाहिए आपके पास, सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपके पास प्रॉपर्ली होने चाहिए। ठीक है, आपके पास सेफ्टी शूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं HR शूज, हीट रेजिस्टिव शूज, अच्छे खासे सोल होता है उसका। ठीक है, और यही वो शूज हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बचाते हैं, ताकि आपको क्या करें, करंट ना पड़ सके। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपके हाथ गीले हों, आप किसी भी चीज को टच कर लें तो फिर भी आप बच सकते हैं अगर आपने शूज पहने, लेकिन अगर आपके पाँव गीले हैं तो आप किसी चीज को टच करें तो आप नहीं बच सकते। अगर आपके नेक पाँव फिर भी आप हाथ टच करें तो आप नहीं बच सकते। ठीक है, उसके बाद आपकी ओवरऑल होनी चाहिए, आपके शूज प्रॉपर्ली होने चाहिए, और कानों में एक और चीज लगती है जिसे कहते हैं एयर मफ। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबसे पहले क्या होती है? ओवरऑल, जिसे उर्दू में बोलते हैं डांगरी, लिख लें जल्दी से। जैसे सेम लाइक द पायलट का ड्रेस नहीं होता जिसने कवर किया होता, इसी में आपके टूल्स लगे होते हैं, इसी में आपके सारा कुछ लगा होता है। ठीक है, इन प्लांट्स में जब भी जाएंगे तो एक स्पेशल यूनिफॉर्म में लोग फिर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं ओवरऑल। आप नहीं काम कर सकते विदाउट। ठीक है, क्योंकि सारा दिन आपके साथ वास्ता पड़ता है मेंटेनेंस के साथ, और वी हैव 3 टाइप ऑफ मेंटेनेंस। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ी होगी 3 तरह की मेंटेनेंस। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी पावर प्लांट में चले जाएं, उस मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग वो चल रहे होते हैं। और 3 मेंटेनेंस कौन सी हैं? एनीवन कोई बताएगा? कोई बता दे सर, इसको एडिशनल नंबर देंगे। 3 तरह की मेंटेनेंस होती है अगर आप पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। बच्चे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, और मजे की बात है कि सी पैक में 30 से 40 कैप्टिव पावर प्लांट्स लगे हैं। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट इसमें अगर डेवलप होता है तो इस चीज़ में जाएं। ठीक है, और ये बड़ा बूस्टअप है। 2 ऐसी फील्ड होती है, ऑयल एंड गैस और एक पावर प्लांट।
जिसमें हर इंजीनियर ख्वाहिश करता है जाने के लिए, ठीक है। ऑयल एंड गैस के तो हालात ठीक नहीं है, लेकिन पावर प्लांट ये सदाबहार है, ये कभी भी डाउन नहीं होता। पाकिस्तान में मल्टीपल्स ऑफ पावर प्लांट लगे हुए हैं हर जगह पे, हर मॉल के नीचे, ठीक है, सेंटोरस के नीचे लगा हुआ है, उसके बाद बैरियर टाउन में लगे हुए हैं, इस्लामाबाद में एजीएल है, चिराट में सीमेंट फैक्ट्री में, बेस्टवेल में, उसके अलावा लाहौर में निशात चुनिया, निशात पावर प्लांट, एटलस पावर, ठीक है, उसके बाद हपको पावर प्लांट, ये सारे के सारे, केल पावर प्लांट, कोहिनूर टेक्सटाइल के अंदर नीचे लगा हुआ और हाईली पेड इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सो 3 तरह की मेंटेनेंस ही हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस है ये। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं इसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं। अगर आप पावर प्लांट में चले गए तो सबसे बेसिक सवाल है, इंटरव्यू में पूछते हैं, टेस्ट में भी पूछते हैं कि 3 तरह की मेंटेनेंस कौन सी। नंबर 1 कौन सी मेंटेनेंस होगी? प्रिवेंटिव। लिखें जल्दी से, सुनिए पहले कभी। नंबर 1 प्रिवेंटिव, सेकंड कौन सी होगी? करेक्टिव, और थर्ड कौन सी मेंटेनेंस है? दिस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। क्या होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ आगे लिख लें इसको रेगुलर मेंटेनेंस। बैठ जाओ। रेगुलर मेंटेनेंस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टैंड फॉर फॉल्ट आने से पहले की मेंटेनेंस, अभी नुकसान नहीं हुआ, समझ आ रही? नुकसान आने से पहले की मेंटेनेंस, आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूं। इट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टू टेक अ प्रिवेंटिव मेजर्स। इसे कह रहे हैं डेली रूटीन मेंटेनेंस। तो वो जो ऑपरेशन इंजीनियर आएगा उसके पास बकायदा शिफ्ट जब चेंज होती है, चेकलिस्ट होती है, वो आपने देखेगा जी वाटर बॉयल लेवल, सो वाटर लेवल ओके, प्रेशर लेवल ओके, हीट एक्सचेंजर ओके, स्टीम टरबाइन टेंपरेचर ओके, ठीक है, उसके बाद स्टीम हीटर ओके, ठीक है, कंडेंसेट की इनके फिन्स को, इसकी जो लाइन है इसको फ्लश आउट करवाएगा, ठीक है, और बॉयलर के अंदर डोजिंग होती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, उसको देखेगा, वो जाके मेजर करेगा, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। समझ आ रही है? और वो प्रिवेंटिव मेजर्स आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी गाड़ी में, किसी भी ऐसे मशीन पे ले सकते हैं। गाड़ी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या? स्टार्ट करने से पहले उसका रेडिएटर का पानी चेक करना, उसके टायर्स को चेक करना, ठीक है, उसके इंजन को हिला के देखना कि कोई फाउंडेशन तो नहीं टूटी, वैसे आपने देख लेना कि किसका कोई स्टार्टर स्विच वगैरह तो नहीं खराब, ठीक है, बैटरी का पानी उसको चेक करना। दीज आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। 1 से 2 घंटे लगते हैं किसी प्लांट में पहले प्रिवेंटिव मेजर्स को चेक करने के लिए, ठीक है, और यही वो प्रिवेंटिव मेजर्स है जो कि जहाज के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद क्या करना है, टरबाइन को स्टार्ट करने के लिए, बॉयलर को स्टार्ट करने के लिए। सो करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होगी? नुकसान होने के बाद की मेंटेनेंस, लिख लें। दैट मींस कि कोई पार्ट टूट गया है, कोई चीज ब्रेक होगी आपकी, बॉयलर में प्रॉब्लम आ गई है, टरबाइन में प्रॉब्लम आ गई है, कंडेंसेट में हीट एक्सचेंजर में प्रॉब्लम आ गई, अब फॉल्ट आ गया, अब टूट गई है या रिप्लेस करनी है, अब आपने यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना है। और मेक श्योर कि जब करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो उस पार्ट को पूरे को डिसमेंटल किया जाता है, और जब डिसमेंटल करते हैं तो साथ साथ क्या होती है, क्लीनिंग मस्ट होती है। जब तक आप उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तब तक आप उसका करेक्टिव एक्शंस नहीं देख सकते, उसका फॉल्ट ट्रेस आउट नहीं कर सकते। समझ आ रही है? सो ये करेक्टिव मेजर भी आप क्या कर सकते हैं, किसी न किसी जगह पे लेना पड़ता है आपको। 2 तरह की मेंटेनेंस होगी। और थर्ड मेंटेनेंस कौन सी है? ट्रबल शूटिंग। और ये आपकी ट्रबल शूट भाईजान पीएलसी कंट्रोल सिस्टम में भी होती है, ठीक है। मेरे साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे जो कि फील्ड में जाके काम करते थे, ठीक है। ये फीडर सिस्टम में भी होती है, ये स्कैडा सिस्टम में भी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में भी होती है, ठीक है, या फिर ट्रांसफार्मर में भी होती है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल शूटिंग एरर्स। तो ट्रबल शूटिंग बेसिकली क्या होती है? सडन चेंज इन द सिस्टम, एनी सडन चेंज इन द सिस्टम इट्स कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, ठीक है। दैट मींस कि सिस्टम आपका प्रॉपर्ली चल रहा था, सिस्टम आपका प्रॉपर्ली काम कर रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि अचानक उसमें कोई प्रॉब्लम आई। अचानक प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? अचानक सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने अपने लिहाज से प्रिवेंटिव मेजर्स को देख के सारा कुछ किया, आपने उसको ऑपरेशनल कंडीशन में लिखी है, एकदम सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई, दैट मींस के बॉयलर का टेंपरेचर राइज हो, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें सर्टेन लिमिट्स होती है। लेट्स सपोज कि इसका टेंपरेचर हमने 200 रखना है, वी हैव सर्टेन लिमिट्स कैडर सिस्टम में कि 30 डिग्री तक मजीद बढ़ सकता है, 30 पे जाकर उसने ऑटोमेटिकली इसको कट ऑफ कर देना, ठीक है। अदरवाइज वो कट ऑफ नहीं करेगा तो दिस इज अ वेरी डेंजरस, कि वो क्या करेगा, ब्रस्ट हो सकता है, कोई लॉस प्रोड्यूस कर सकता है। समझ आ रही मेरी बात? सो बेसिकली क्या है, ये सडन चेंज इन द सिस्टम है, ठीक है। सो वहां पे इंजन के पास, सॉरी कंट्रोल रूम में एक बंदा बैठा होता है जिसे कॉल्ड सीआरओ, कंट्रोल रूम ऑपरेटर या ट्रबल शूटिंग इंजीनियर होता है,
ही इज हाईली क्वालिफाइड, समझ लें हाईली इंटेलिजेंट, हाईली पेड इन दैट डिपार्टमेंट, जिसकी अप्रोच क्या होती है कि बड़ी एक्टिव होती है, जिसने क्या करना होता है विद इन ए सेकंड वो प्रॉब्लम को ट्रेस करके सिस्टम को स्मूथ करना होता है। दैट मींस क्या करेंगे कि सेकंड पे कोई बॉयलर है तो उसको रेडी करके उसको फंक्शनल कर देगा। अगर एक पंप में कोई प्रॉब्लम आई है टरबाइन की बैक साइड से जो स्टीम सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा जी, उसके साथ पैरेलल पे उसने ऑपरेशन में रखा हुआ उसको ठीक कर देगा, ठीक है, ये डैम्पर बाईपास कर देगा, बॉयलर को बाईपास कर देगा, ठीक है, तो उसकी अप्रोच काफी ज्यादा होती है। सो ये 3 तरह की मेंटेनेंस थी और इसके बारे में मजीद आप डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर आप इस सिस्टम को सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये एक सिस्टम पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिग्नल सिलेंडर स्टीम इंजन, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया कि टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सिर्फ इंजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सेम इसमें वही प्रोसेस है, क्या आपके पास बॉयलर लगा हुआ, हमने वाटर ऐड किया, बॉयलर है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड रिक्वायर्ड प्रेशर, जैसे आपके पास ये वो गैस लगी है हाफ गैस ग्लास तक हम इसे फिल अप करेंगे, ठीक है। और जब हमें लगेगा कि इसका प्रेशर मेंटेन हो गया, इसके अंदर स्टीम जनरेट होगी, दैट मींस क्या करेंगे, इसके वाल्व को ओपन करेंगे, स्टीम वाल्व, ठीक है। ओपन करेंगे और की स्पीड में क्या करेगा सिस्टम आपके पास रोटेट होगा, ये क्या चीज रोटेट हो रही है आपके पास, शाफ्ट, ठीक है। और उसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पर 3 psi तक हम जाएंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सारे लोड, ठीक है, ऐसा हम लोड अप्लाई करेंगे। और जब लोड अप्लाई करेंगे तो दैट मींस कि वो रेजिस्ट करेगा उस टरबाइन को या उस इंजन को, क्योंकि शाफ्ट पे लोड पड़ता है। तो फिर क्या करना है, फिर स्टिल हमें साथ ही साथ उसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लोड हमें इसके प्रेशर और टेम्परेचर को स्टिल मेंटेन करते जाना है, ठीक है जी। कोई सवाल यहाँ पे, एनी क्वेश्चन, क्लियर है जी? मैं आपको भी दे देता हूँ, ठीक है। सर जो थर्मल पावर प्लांट्स हमने बुक्स में देखे हैं वो यानी काफी सिंपल होते हैं, उसमें कूलिंग टावर नजर आता है, एक छोटी सी यानी बिल्डिंग नजर आती है जिससे सारी पावर जनरेशन हो रही थी, और ये जो पिक्चर्स हैं यानी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पावर प्लांट्स लग रहे हैं। तब यानी ये बेसिकली इतने ज्यादा जो ये पाइप्स हैं, इतने बड़े कूलिंग टावर, बेटे अगर मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली एक बॉयलर आपके पास लगा हुआ, ठीक है, बॉयलर की इनटेक एंड आउटटेक तो आपके सामने नजर आ जाती है, लेकिन बॉयलर को सर्टेन डोजिंग देनी है, वो पाइप्स, समझ आ रही है मेरी बात? आपने बॉयलर को क्लियर की भी ब्लॉक डायग्राम मिलेगी आपको, ठीक है। ये बॉयलर है, ये क्या लगा हुआ टरबाइन लगी हुई है, ये कंडेंसर है नीचे, उसके बाद क्या लगा हुआ, ये आपके पास कूलिंग टावर, ये 4 से 5 चीज, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस कूलिंग टावर को मेंटेन करने के लिए वी हैव मल्टीपल्स ऑफ ऑक्सिलरी सिस्टम। अब इसके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, आउटटेक कहाँ से आ रही है, फिन्स कहाँ लगी है, फैन कहाँ लगे हैं, उस फैन के पाइप्स किधर है, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये सारा मिक्सचर पीछे बैक साइड, ठीक है। फिर उसके अलावा कोई वॉशिंग है, कोई ड्रेन की लाइंस हैं, कोई ऑयल की लाइंस हैं, कोई लुब्रिकेशंस की लाइंस हैं, सो मल्टीपल सब मर्ज होते हैं साथ। लेकिन एक लाइन, कभी भी किसी पावर प्लांट में जाना है मेरे भाई, एक चीज को पकड़ लें, ठीक है। सबसे पहली लाइन क्या होती है, वो क्या थी, उसकी फ्यूल की लाइन, ये याद रख लें, बड़ा कॉमन चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फ्यूल की लाइन, अगर आपको पता चल गया कि ये गैस पावर प्लांट है तो उसकी गैस की लाइन को पकड़ लें, वो आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर ले जाएगा, दैट भी सिस्टम के अंदर ले जाएगा। अगर फ्यूल की लाइन की मैं बात करूं तो फ्यूल की लाइन को पकड़ लें, ये रिजर्वायर है, ये डे टैंक है, ये लाइन जा रही है, इसको मैं ट्रेस करते 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 मैं इंजन के सम्प के अंदर, मैं इंजन के बॉटम के अंदर चला जाऊंगा, ठीक है। तो उसके साथ सारी चीजें आपको पता चल रही हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है इंटरव्यू में, ठीक है, जो गुड प्लांट से एटलस पावर, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसे लेके जाते हैं, और वो लेके जाते हैं कि जाए जी फील्ड में चलें इंटरव्यू के दौरान और वो आपको दिखाते हैं ड्राइंग की, इसको ट्रेस करके दें, तो वो ड्राइंग की ज़िंदगी में कभी देखी नहीं होती, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं है, और लेकिन एक्चुअली दिस इज़ टोटली ऑपोजिट, जो हमें पढ़ाई जाती है उसके टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। तो आपको ये समझाया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बताइए, इसकी स्ट्रैटेजीज देखें, हर पार्ट की अलग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, बॉयलर की अलग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। मैं तो बच्चों को लिखवाता हूँ कि आप शेड्यूल लिखें, खुद क्रिएट करें, खुद लिख के लाएं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या होगा कि वो आपको आइडिया हो जाएगा, टरबाइन के बारे में भी प्रिवेंटिव आइडियाज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में भी लिखें, किसी प्लांट में फोन करें, उन्हें बताएंगे स्टीम टरबाइन पे क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं, बॉयलर की क्या क्या करेक्टिव एक्शंस हैं, समझ आ रही मेरी बात? फिर जाके आप सीखेंगे। और ट्रबल शूटिंग में उन्हें कहता हूँ कि वो खुद क्रिएट करें अपने माइंड से, गलत करें लेकिन करें, क्योंकि जो ट्रबल शूटिंग इंजीनियर है भाई, वो जहाज उड़ा नहीं ऐसे, वो हल्की सी बबलिंग भी आएगी तो पता चल जाता है इसमें बबलिंग क्यों आ रही है, उसके पास नॉलेज कहाँ से है,
देयर इज नो एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो पढ़ गई है। समझ आ रही मेरी बात कि उसका इतनी डेप्थ नॉलेज है, उसने हर पैरामीटर्स को बड़ा नीली ऑब्जर्व किया, हर चीज़ को बड़ा उसने डेप्थ में जाके देखा, फिर उसे पता है कि यार ये मेरा सिस्टम है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि ये टेम्परेचर राइज अप हुआ, तो उसकी बैक साइड पे उसके पास एक आंसर नहीं, उसके पास मल्टीपल आंसर होंगे कि मैं सिस्टम को स्टेबल कैसे करूं। स्टीम टरबाइन का टेम्परेचर अक्सर राइज अप हो जाता है, आपको पता है कि स्टीम टरबाइन अंदर वो हीट अप हो जाती है, उसकी जो एरोफॉइल ब्लेड्स हैं वो भी हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। और समटाइम क्या होता है, कूलिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई कचरा आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई, लेकिन उसने फिर भी क्या करना, उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। क्लियर है जी? Yes, और sir. भी क्वेश्चन? चल गुड।